हमारा बैतूल और हमारा बैतूल कार्यक्रम में आज हमारा विषय है हमारे बैतूल की खनिज संपदा। और इस विषय पर आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं मनीष पल्लेवार साहब, जो कि उप संचालक हैं खनिज प्रशासन जिला बैतूल में। मनीष जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम हमारा बैतूल में बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है और मैं अपने विभाग के बारे में आप लोगों को बता सकूँ। तो मनीष जी, आप बैतूल ज़िले में खनिज अधिकारी के रूप में कब से पदस्थ हैं और किन किन ज़िलों में अभी तक आप सेवाएं दे चुके हैं और क्या कुछ खास आप पाते हैं बैतूल में? जी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरा नाम मनीष पालेवार है और मैं यहाँ पर उप संचालक खनिज प्रशासन यानी कि जिला खनिज अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। अगस्त 2023 से मैं अपनी सेवाएं जो है शासन को दे रहा हूँ। और बैतूल ज़िले के बारे में अगर कहूँगा मैं, तो बैतूल ज़िला जो है खनिज संपदाओं से भरा पूरा ज़िला है। और जिन जिन ज़िलों में पदस्थ रहा हूँ, जैसे मैं छिंदवाड़ा में, ग्वालियर में, टीकमगढ़ में, गुना में, बुरहानपुर में पदस्थ रहा हूँ, तो इन ज़िलों के से हटकर यहाँ पे एक ऐसा खनिज है जिस पे काम करने का मुझे बड़ा एक रोमांच महसूस हुआ है और आगे चल के इस खनिज के नाम से ज़िला पहचाना जाएगा। जी। और जो आपका ये विभाग है और इसके लिए आप चयनित होते हैं, तो क्या कुछ खास पढ़ाई इसके लिए जी करनी होती है और किस तरह से चयन होता है? हमारे श्रोता विद्यार्थी भी हैं, तो जी वो जानना चाहेंगे आपसे। जी, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे युवा जो हैं कि अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कई सारे एग्ज़ाम्स का यानी तैयारी करते हैं। जी। तो वैसे ही हम भी जब युवा थे तो हम लोगों को लगता था कि हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे और आगे चल के अपना भविष्य बनाएंगे। तो इसी को देखते हुए हमने सोचा कि बीएससी करते हुए हम भूगर्भ शास्त्र सब्जेक्ट में अपना अध्ययन करेंगे। और फिर जब हम अध्ययन कर रहे थे तो पता चला कि भूगर्भ शास्त्र से अध्ययन किए हुए छात्रों के लिए खनिज विभाग की एक पद होता है, जिला खनिज अधिकारी। जी। और उसके लिए आप पीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये मुझे लगा कि हम अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहते हुए अगर हम इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं तो आगे हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा और हमारे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ होने के कारण हमारा इंटरेस्ट भी बना रहेगा। जी। जी। तो इसी में आगे बढ़ते हुए हमने स्नातकोत्तर की उपाधि भूगर्भ शास्त्र से की और फिर इसी परीक्षा को अपना केंद्र मानते हुए हम लोग आगे बढ़े और हम इसमें सफल हुए। जी, ये तो हुई आपकी जर्नी। और अब हम जानेंगे जो खनिज हैं, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, ये प्रकृति का अनमोल उपहार है हमारे जी लिए। पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से खनिजों का निर्माण किस तरह से होता है? क्या प्रक्रिया है इसकी? देखिए, जैसा आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। जी। और वह एक जलता हुआ आग का गोला थी और धीरे धीरे वह ठंडी हुई। और जैसे जैसे ठंडी हुई तो उसमें आग्नेय चट्टानों के रूप में निर्माण हुआ खनिजों का, फिर उसके बाद कायांतरित चट्टानों का, फिर अवसादी चट्टानों का। इन चट्टानों में ही खनिज की बहुल्यता रही। और फिर जैसे हम पूरे पृथ्वी के मामले में हम अपने ज़िले में आए तो हमारे छोटे से ज़िले में पृथ्वी की तुलना में इतने बहुमूल्य खनिज हमको मिले हैं, वो अलग अलग प्रक्रियाओं से हुए जो एक भूगर्भ शास्त्र सब्जेक्ट का विद्यार्थी समझ सकता है। तो बड़ी क्लिष्ट प्रक्रिया थी और इन खनिजों और इन चट्टानों को बनने की अवधि बड़ी लंबी रही। अच्छा। जी और इन खनिजों को पहचान या जांच करने की क्या प्रक्रिया होती है? क्या जी इसके लिए कुछ जी अलग से कार्य करना होता है विभाग को? जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मैंने शुरू में भी बताया है कि भूगर्भ शास्त्र से पढ़ा हुआ व्यक्ति ही खनिजों की साक्षात देखकर पहचान कर सकता है। जी। जैसे अगर आप मैग्नीज को देखेंगे वो काला होता है, कोयले को देखेंगे वो भी काला होता है। तो अब जो पढ़ा हुआ व्यक्ति है जो भूगर्भ शास्त्र में, वही उस खनिज को पहचान पाएगा। जी। अब हम हमारे ज़िले की बात करें तो अपने ज़िले में ग्रेफाइट होता है, वो भी काला होता है। हाँ, हाँ। तो मैग्नीज या कोयल या ग्रेफाइट, जी। इन तीनों में उनकी जो विषय से पारंगत व्यक्ति ही उसको बता पाएगा कि, और इसकी एक अलग प्रक्रिया होती है। अच्छा, अच्छा, हाँ। और हमारा जो बैतूल ज़िला है, इसमें कौन-कौन से जी विशेष खनिज मौजूद हैं, पाए जाते हैं? और जी इनकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए कौन-कौन से खनिजों की उपलब्धता यहाँ सहज है? जी, बैतूल जिला जो है खनिज, जैसा मैं शुरू में बताया कि खनिजों से परिपूर्ण जिला है। और यहाँ पर अगर
गौण खनिजों की बात करें तो इसमें रेत, गिट्टी, मुरम और मिट्टी के रूप में यहाँ पे प्रचुरता है। जी। साथ ही साथ सफ़ेद मिट्टी भी पाई गई है भैंसदेही की तरफ। हाँ हाँ। मुख्य खनिजों की बात करें तो यहाँ पर कोयले की खदानें हैं, और जैसा मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि यहाँ ग्रेफाइट का बहुत बड़ा डिपॉजिट गवर्नमेंट को मिला है, हमारे विभाग को मिला है। और इस संबंध में हम लोग वर्तमान में अभी 6 ब्लॉक्स जो हैं कमर्शियल ब्लॉक्स, जिसको हम लोग हमारे विभाग ने ऑक्शन किया है, और आगे चल के भविष्य में जिला ग्रेफाइट डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा। और ये जो ग्रेफाइट है ये बड़ा महत्वपूर्ण खनिज है, और आने वाले टाइम पे जो बैटरियां बनेगी, हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, जो अभी हम ग्रेफाइट को अपने देश के लिए आयात कर रहे हैं, आगे चल के अपना जिला उस ग्रेफाइट को अपने देश के लिए देगा। बहुत अच्छी जानकारी है ये तो, कि हम एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जो ग्रेफाइट खनिज है, इससे बैतूल ज़िले में रोज़गार की क्या संभावनाएं या अवसर निर्मित हो रहे हैं? देखिए, बैतूल ज़िले में जैसे मैंने कहा कि रेत की भी खदानें हैं, गिट्टी की भी खदानें हैं, कोयले की हैं, ग्रेफाइट की भी आने वाली हैं। इसी के साथ साथ कोल बेड मीथेन एक गैस है जो कोयले की बेड यानी कोयले की जो खदानें हैं उसमें पंचर करके निकाला जाएगा भविष्य में। अच्छा। तो इन सभी खदानों में काम करने वाले स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलेगी, और इन सब खदानों में जब काम होगा तो स्थानीय लोगों को बहुत सारे रोजगार के अवसर मिलेंगे। आगे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि मुख्य खनिज और गौण खनिज, ये 2 तरह के खनिज होते हैं, क्या अंतर है इनमें? जी। और इसी तरह से खनिज और खनिज के ब्लॉक भी होते हैं, तो इनमें क्या अंतर है? जी, जो मैंने अभी बताया था कि गौण खनिज जो होते हैं, जो छोटे छोटे उद्योगों में या हमारे घरों के निर्माण में काम आते हैं, उन्हें हम गौण खनिज कहते हैं। जैसे कि रेत है, गिट्टी है, मिट्टी है, मुरम है या सफ़ेद मिट्टी है, तो इसका बहुत कम छोटे स्केल पे काम होता है, इसलिए गौण खनिज की संज्ञा दी गई है। और मुख्य खनिज जैसे कोयला है, ग्रेफाइट है, और अपने जिलों में जैसे नहीं पाया जाता मैग्नीज है, आयरन ओर है, कॉपर है, ये सब मुख्य खनिज है, और ये पूरे हमारे प्रदेश में बहुतायत में पाए जाते हैं। अलग अलग जिलों में अलग अलग खनिजों की खदान है। अपने ज़िले में जो है मुख्य खनिज के रूप में कोयला और ग्रेफाइट है, और माइनर मिनरल यानी गौण खनिज के रूप में ये रेत, गिट्टी और मिट्टी, मुरम और वाइट क्ले है। जी जी जी। और इन खनिजों के व्यापार, उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने के लिए अनुमति की क्या प्रक्रिया होती है, जो चाहें इसका उपयोग करना? जैसे मैंने बताया कि मैं कलेक्टर कार्यालय में खनिज शाखा होती है, उसमें मैं पदस्थ हूँ, और हमारा जो पूरा स्टाफ है, साथ में 2 इंस्पेक्टर्स हैं और पूरा स्टाफ है जो इन खनिजों की जो रियायतें हैं, जैसे खनी पट्टा होता है जो मुख्य खनिजों का या ब्लॉक होता है, और गौण खनिजों का उत्खनी पट्टा होता है, इनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो नियम, कानून और अधिनियम बनाए गए हैं उसके अनुसार संबंधित आवेदक को प्रदाय किया जाता है। और संबंधित व्यक्ति वांछित अनापत्तियाँ, अनुमतियाँ लाकर जब विभाग को या हमको प्रस्तुत करता है, तो जिलाधीश महोदय द्वारा या फिर शासन स्तर द्वारा से उस पट्टों को स्वीकृत किया जाता है संबंधित व्यक्ति को, और तत्पश्चात जो व्यक्ति है वहाँ उत्खनन कार्य करता है, और इससे हमारे को रॉयल्टी के रूप में राजस्व प्राप्त होता है। अच्छा अच्छा। और खनिज नियमों का उल्लंघन करने पर विभाग द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है, की जाती है? जैसे आपने समय समय पे न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा या कहीं कहीं देखा होगा कि खनिज विभाग की टीम अवैध रूप से बगैर रॉयल्टी के जो व्हीकल्स के द्वारा या इलीगली अस्वीकृत क्षेत्रों में खनन करते हुए पाए गए लोगों के ऊपर कार्रवाई करती है, और इससे भी अतिरिक्त राजस्व शासन को मिलता है। और पूरी टीम हमारी इसमें एक्टिव रहती है। इसमें कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय का हमें बाकायदा सहयोग मिलता है, और हम लोग हमारी टीम जो है सशक्त कार्रवाई करती आ रही है। जी जी। अब हम ये खबरों में देखते हैं कि आजकल खनिज के लिए जो खबरें हैं वो इस तरह की आती हैं कि कई बार लगता है कि इनमें भी काफ़ी सुरक्षा की आवश्यकता है कर्मियों को। तो किस तरह के अपराध और ये प्रतिस्पर्धा आपस में जो होती है, क्यों हो रही है ये? देखिए, जो खनिज है वो सार्वजनिक स्थान पर बिना सुरक्षा के रखा हुआ है। जहाँ पे हम लोग खदानें स्वीकृत कर देते हैं उसकी प्रोटेक्शन तो संबंधित व्यक्ति जिसने खदान हमको रॉयल्टी देकर ले लिया है वो उसकी सुरक्षा करता है, और वहाँ से वो खनिजों को बेचकर रॉयल्टी पे करके
अपना काम करता रहता है। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे खदानें स्वीकृत नहीं है, वहाँ पर अवैध उत्खनन होता है, क्योंकि खनिज जो है वो बहुत बहुमूल्य चीज होती है। थोड़ी सी मेहनत करके अवैध खनन करने वाला उसको मार्केट में ले जाके बेच देता है, बहुत तेजी से फायदा मिलता है। इसलिए हमारी जो टीम उन पे कार्रवाई करने जाती है, तो हो सकता है हमारी टीम के प्रति कोई अनैतिक वो हमारे कार्य करे और हमारी टीम को क्षति पहुंचाए, लेकिन ऐसा बैतूल जिले में कभी नहीं हुआ, ना मेरे साथ कभी हुआ है। साथ ही अब बहुत ज़्यादा बहुमूल्य खनिजों की कीमत होने के कारण क्या है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसको एक खदान मिले और वो काम करे, तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज़्यादा होती है। जी जी। और इस कारण से बहुत कम लोग ही इन कार्यों से जुड़ पाते हैं। और इसके लिए लोगों को खनिज विभाग के नियमों और अधिनियमों का पालन किस तरह से करना चाहिए? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जब भी आप किसी गौण खनिज का उपयोग अपनी दैनिक कार्यों में करते हैं, तो सामने वाला जब आपको गौण खनिज प्रदान करता है तो उससे बकायदा रॉयल्टी पेड मटेरियल ही लीजिए। इससे जो है शासन को राजस्व मिलेगा और यही राजस्व आपको पलटकर कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल। और ये हमारा एक आदिवासी अंचल है और यहाँ पर इस तरह के खनिज अपराधों की रोकथाम और मॉनिटरिंग के लिए तकनीक की भी आवश्यकता है। तो कौन कौन से आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई जा रही हैं? देखिए, वर्तमान में जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है कि हमारा पूरा दल जो है समय समय पर अवैध परिवहन के लोगों अगेंस्ट में कार्रवाई करता है, अवैध उत्खनन पे और अवैध भंडारण पे। इसके साथ साथ जो है शासन स्तर पे MSS सॉफ्टवेयर करके एक डेवलप किया गया है, जिसमें अवैध उत्खनन क्षेत्रों पर सैटेलाइट से निगरानी रखी जा रही है और उसके जो ट्रिगर्स है वो हमको प्राप्त होते हैं और उन ट्रिगर्स के आधार पे हम जांच कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ कुछ जिलों में अभी शुरुआत है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो कुछ जिलों में चेक गेट्स लगे हैं। इन चेक गेट्स में RFID टैग्स के द्वारा खनिज से परिवहन करने वाली गाड़ियों को चेकिंग की जा रही है। तो हालांकि अपने ज़िले में ये अभी लागू नहीं है, धीरे धीरे ये टेक्निक्स जो हैं आगे चल के अपने ज़िलों में भी लागू होगी। अवैध परिवहन और उत्खनन पर रोक लगेगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आज आपके साथ हमने साझा की मनीष पालेवार साहब। खनिज संपदा हमारे बैतूल ज़िले में किस तरह की है, क्या इसमें विविधता है और किस तरह से इसका संरक्षण और लोगों के लिए प्रदान करने का माध्यम आपका विभाग बन रहा है, और क्या इसमें लोगों की तरफ से सावधानी रखना ज़रूरी है और क्या हम इसमें आधुनिक तरीके अपना रहे हैं, इन सारी जानकारियों का और हमारे इस कार्यक्रम हमारे बैतूल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।